हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले ग्लाइकोलिसिस। सो आवर चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस एक तरह का बेटा रेस्पिरेटरी पाथवे है। कैसा पाथवे है? रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एक तरह का रेस्पिरेटरी पाथवे है। इसका लेना देना एनर्जी मेटाबॉलिज्म से है, मतलब इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये ब्रेकडाउन का पाथवे है, मतलब ये कैटाबॉलिक पाथवे है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है चीजों का, तो ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है। तो एक एक करके बहुत सारे वर्ड्स जो यूज हो सकते हैं वो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के लिए लिखवा देता हूं। सो ग्लाइकोलिसिस के लिए एन एंसेंबल ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज्ड। लेट मी राइट सम ऑफ दोज वर्ड्स। ठीक है, तो पहला जो वर्ड मैं लिखना चाहूंगा वो ये है बेटा कि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है, सारे सेल्स में होता है। चाहे वो एरोबिक सेल्स हो, मतलब ऑक्सीजन यूज करने वाले सेल्स हो, चाहे वो एनारोबिक सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई यूकैरियोट हो, तो ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है। मतलब ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन ऑल सेल्स, अकर्स इन ऑल सेल्स। ठीक है, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वेदर एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, चाहे ऑक्सीजन को यूज करने वाले सेल हो, चाहे ऑक्सीजन को ना यूज करने वाले सेल हो। एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनारोबिक कंडीशन में भी होता है। ओके, तो पहला वर्ड क्या मिल गया? यूनिवर्सल। दूसरा वर्ड क्या मिल गया बेटा कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो बाय नेचर कैटाबॉलिक है। ठीक है, क्या बेटा? कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक है मतलब एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी निकलने को क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक। क्या बोलते बेटा? एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी रिलीजिंग। ठीक है, दूसरी बात ये ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं ऐसे, ऑक्सीडेटिव। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर ऑक्सीडेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस के लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं बेटा, इसका लेना देना एनर्जी मेटाबॉलिज्म से है। किससे है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म से। और ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से स्टार्ट होती है जनरली, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ग्लाइकोलिसिस किस किस चीज का मेटाबॉलिज्म है? क्या ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, क्या ये लिपिड मेटाबॉलिज्म है, क्या ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है? तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, सो और भी बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये मेन हाइलाइट्स हैं ग्लाइकोलिसिस की, ये पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है, हर सेल में होता है, प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनारोबिक कंडीशन में भी होता है। ग्लाइकोलिसिस कैटाबॉलिक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बनता है। ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत होती है 6 कार्बन के ग्लूकोज से, और ग्लाइकोलिसिस से बनता 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। सो 6 कार्बन के कंपाउंड से 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो समवन कैन से ये कैटाबॉलिक है, मतलब ब्रेकडाउन है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑब्वियसली एक्सर्गोनिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी एटीपी और एनएडीएच के फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, और ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेटरी पाथवे है बेटा। कैसी पाथवे है? रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी पाथवे बाय नेचर रेडॉक्स पाथवे होती है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वर्ड का? इफ आई टॉक अबाउट एटिमोलॉजी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब उसका वर्ड का क्या मीनिंग है, तो वर्ड का मीनिंग ये निकल के आता है। देखो, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा लिसिस का? ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होगा? तो ग्लाइकोलिसिस के बहुत सारे छोटे मोटे वेरिएंट है बेटा, लेकिन जो अपने सिलेबस में वेरिएंट है उसको बोलते हैं ईएमपी मॉडल। क्या बोलते हैं? ईएमपी मॉडल। ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना, इनके नाम मैं लिख दे रहा हूं, इनके सर नेम इंपॉर्टेंट है। एम्बिडन,
मियरहॉफ, पार्नास, ठीक है, एम्बेडन, मियरहॉफ, पार्नास, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ईएमपी। और इन्होंने ये मॉडल दिया था ग्लाइकोलिसिस का। तो ईएमपी मॉडल ग्लाइकोलिसिस का अपने लिए रेलेवेंट है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी मॉडल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के एक दो और मॉडल भी हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कौन सा मॉडल पढ़ना है, ईएमपी मॉडल। याद रखो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, लेकिन मोर और लेस ग्लाइकोलिसिस की एनालॉगस पाथवे सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस का जो मॉडल अपने सिलेबस में है रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में, वो ईएमपी मॉडल है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और बेटा ये एक स्टेप में, दो स्टेप में नहीं होता, ये 10 स्टेप्स में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल से 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। याद रखो, ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट है और पायरुविक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखो कि 2 एटीपी बनता है नेट, ठीक है, और 2 एनएडीएच भी बनता है। 2 एटीपी भी बनता है और 2 एनएडीएच भी बनता है, जो सब मैं आपको आज समझाने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग एटलीस्ट जो बेसिक, जो नॉन स्ट्रक्चरल या फिर जो सिंप्लीफाइड वर्जन है ग्लाइकोलिसिस का, उसको तो एटलीस्ट देख ही लेंगे आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल्ड मॉडल देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट नॉन मॉलिक्यूलर, बिना स्ट्रक्चर बनाए एक बेसिक सा नाम लिख करके मॉडल तो आज ही देखेंगे, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, अभी तक मैंने क्या बताया कि ग्लाइकोलिसिस हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन जो ईएमपी मॉडल है उसमें शुरुआत कहां से लेते हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और 10 स्टेप में उसको ब्रेक डाउन करके बनाते हैं बेटा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। और ये 10 स्टेप्स में हो रहा है और स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है। तो अगर एक डेफिनेशन लिखनी हो ग्लाइकोलिसिस की, तो समवन कैन राइट डाउन अ गुड डेफिनेशन फॉर ग्लाइकोलिसिस। एक गुड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट डाउन 10 स्टेप ब्रेकडाउन, 10 स्टेप में ब्रेकडाउन होगा। 10 स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑब्वियसली 6 कार्बन का है, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ऑब्वियसली 3 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल से 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का फ्यूल क्या है, क्या है जो ग्लाइकोलिसिस को चलाता है, तो वो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और याद रखो, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फ्यूल है जिससे ग्लाइकोलिसिस चलेगा, वो मेन सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का लेट अस से बाई प्रोडक्ट क्या है। ग्लाइकोलिसिस के एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसका ग्लाइकोलिसिस में यूज नहीं है, वो है पायरुवेट। ये ग्लाइकोलिसिस का बाई प्रोडक्ट है। फिर इसको सेल मैनेज करेगा पायरुवेट को, या तो फर्मेंटेशन करके या तो इसका एरोबिक ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्लाइकोलिसिस का एक बाई प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। और याद रखो, पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, ये ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के यूजफुल प्रोडक्ट क्या है बेटा, ग्लाइकोलिसिस के यूजफुल प्रोडक्ट क्या है जो बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो क्या है, वो है एटीपी। बेटा ग्रॉस 2 एटीपी बनता है, अभी देखेंगे ग्रॉस कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है, ठीक है। या ऐसे बोलो, ग्रॉस तो 4 एटीपी बनता है, नेट 2 एटीपी बनता है। ग्रॉस 4 एटीपी बनता है, नेट 2 एटीपी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस में
रिड्यूस्ड NADH भी बनता है, NADH H+, ठीक है, ये 2 NADH भी बनता है पर ग्लूकोज, तो इसको आप बोलते हो रिड्यूस्ड NADH। इससे भी आगे चल के ATP बन सकता है। रिड्यूस्ड NAD+ को एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड NADH, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का एक डेफिनेशन हो गई, एक बेसिक सी फॉर्मेलिटी हो गई कि ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप में ब्रेकडाउन होता एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो कि 6 कार्बन की शुगर है, उसका 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता 10 स्टेप्स में। 10 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, स्टेप वाइज देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस का फ्यूल क्या है, ग्लूकोज, जो कि अल्डोहेक्सोस है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ये बेटा 6 कार्बन का अल्डिहाइड है, इसको हम लोग अल्डोहेक्सोस भी बोलते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, अल्डोहेक्सोस, ठीक है, 6 कार्बन का है ना हेक्सोस। बाई प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट। पायरुविक एसिड हम लोग आगे पढ़ेंगे, कीटो एसिड है। पायरुविक एसिड कैसा एसिड है, कीटो एसिड है। और कितने कार्बन का कीटो एसिड है, 3 कार्बन का कीटो एसिड है। यूजफुल प्रोडक्ट क्या है बेटा, एटीपी, आप जानते हो एनर्जी करेंसी बोलते हैं। 2 NADH जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है NAD+, के, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं एक एक करके ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप को सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है उसमें शुरुआत होती है ग्लूकोज से। तो देखो बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज से पहले स्टेप में बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर आप नोटिस करो तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है मगर फॉस्फेट नहीं है, तो 0 फॉस्फोरस है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन है और 1 फॉस्फेट है, तो कहीं ना कहीं से ये आएगा ना फॉस्फेट। समवन शुड डोनेट द फॉस्फेट या फॉस्फोरस। तो याद रखो, फॉस्फेट नहीं डोनेट होता, फॉस्फोरिल ग्रुप डोनेट होता है। लेकिन किससे डोनेट होता है, एटीपी से। तो शुरू में पहले स्टेप में बेटा एटीपी डोनेट करता है फॉस्फोरिल ग्रुप को, ग्लूकोज को, ठीक है, और एटीपी से क्या बन जाता है, एडीपी। सो नोटिस करो कि एटीपी फॉस्फोरिल ग्रुप मतलब PO3 ग्रुप दे रहा है किसको, ग्लूकोज को। कौन से पोजीशन पे दे रहा है बेटा, ग्लूकोज को 6th पोजीशन पे दे रहा है, ठीक है। सो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है 6th पोजीशन पे, और उससे क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप है ये फॉस्फोराइलेशन है बेटा। क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का जुड़ना। किसको जुड़ रहा है फॉस्फेट या फॉस्फोरिल ग्रुप किसको जुड़ रहा है, ग्लूकोज को जुड़ रहा है। कौन से पोजीशन पे जुड़ रहा है, 6th पोजीशन पे जुड़ रहा है। और कहां से आ रहा है फॉस्फेट, एटीपी से आ रहा है फॉस्फेट। बेटा इसमें एंजाइम यूज होता है। इस प्रोसेस का जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। क्या बेटा, हेक्सोकाइनेज। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेक्सोकाइनेज एक मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम। तो अगर मैं पहला स्टेप लिखूं ग्लाइकोलिसिस का तो वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है, या ऐसा करता मैं यहाँ पे साइड में लिखता भी चलता तो और अच्छा होता, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एट विच पोजीशन, एट 6th पोजीशन। ग्लूकोज में फॉस्फोरिल कहां लगा, 6th पोजीशन पे लगा, और उससे क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसमें फॉस्फोरिल आया कहां से, फॉस्फोरिल डोनर कौन है, फॉस्फोरिल डोनर एटीपी है। एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, एक कम हो गया तो डाइफॉस्फेट हो गया। ग्लूकोज में 0 फॉस्फेट थे, फॉस्फेट लग गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो बेटा जो हुआ उसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ ग्लूकोज पे। तो आई एम राइटिंग हियर, पहले स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है बेटा। फॉस्फोराइलेशन किसका, फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज का। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कौन से पोजीशन पे हुआ, एट 6th पोजीशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरिल ग्रुप का जुड़ना। फॉस्फोरिल ग्रुप कहां पे जुड़ा, ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे जुड़ा। और किस चीज का यूज हुआ, कौन है फॉस्फोरिल डोनर, एटीपी। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, यूजिंग एटीपी।
और इस रिएक्शन को कराता कौन है? हेक्सोकाइनेज, जो कि मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। बाई मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज, बाय मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज। तो क्या पॉइंट हो गया बेटा? ग्लूकोज में फॉस्फोरिल जुड़ा 6th पोजीशन पे, और फॉस्फोरिल आया कहां से? एटीपी से, और किसने जुड़वाया? मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो, आइसोमेराइजेशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज करके बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, ग्लूकोज एक अल्डोज शुगर है, लेकिन दोनों आपस में आइसोमर है। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर होंगे तो ग्लूकोज फॉस्फेट और फ्रक्टोज फॉस्फेट भी आइसोमर होंगे। तो ये दोनों जो हेक्सोज फॉस्फेट है, ये दोनों आपस के आइसोमर है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इससे क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया बेटा? ये वाला कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट। ठीक है, और ये कौन सा स्टेप हो गया? सेकेंड। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तो इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं यहां पे आइसोमेराइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? आइसोमेराइजेशन। और इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। बेटा, आइसोमेराइजेशन का एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, क्योंकि ये ग्लूकोज को आइसोमेराइज नहीं कर रहा, ये ग्लूकोज फॉस्फेट को आइसोमेराइज कर रहा, तो इसका नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग पीजीआई, शॉर्ट में लिखते हैं पीजीआई। ठीक है, तो इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? बेसिकली सेकेंड स्टेप क्या है? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन किसका? आइसोमेराइजेशन ग्लूकोज का या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सो आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसको G6P लिख रहे हैं, इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, बाई फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। ये एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो स्टेप देख लिया। पहले स्टेप में एटीपी कंज्यूम हुआ और दूसरे स्टेप में आइसोमेराइजेशन हुआ। चलो, तीसरा स्टेप कौन सा आएगा? थर्ड स्टेप आएगा। देखो, थर्ड स्टेप में क्या होगा? फिर से एटीपी लगेगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में स्टेप 3 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से एटीपी लगेगा, तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बेटा नोटिस करो, ये 6 कार्बन 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, कौन से पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा 6th पोजीशन पे है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और इस वाले मॉलिक्यूल में बेटा 2 फॉस्फेट है। इंटरेस्टिंगली, तो यहां पे कहीं ना कहीं से फॉस्फेट आ रहा है। तो फॉस्फेट कहां से आता है? फॉस्फेट का सोर्स क्या है बेटा? एटीपी। तो याद रखो, यहां पे एक बार फिर से एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी। ठीक है, और एटीपी से फॉस्फोरिल ट्रांसफर होगा कहां पे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट पोजीशन पे। देखो, 6 फॉस्फेट पे 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, नया कहां लगा? फर्स्ट पोजीशन पे लगा ना। तो इसको भी हम लोग इस स्टेप को भी क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये वाला भी स्टेप क्या है? फॉस्फोरिलेशन। और इस स्टेप का जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या नाम है बेटा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके बोलते, और ये भी मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कौन से पोजीशन पे लग रहा है इस बार? फॉस्फेट
सिक्स पे तो पहले से है, नया किस पे लग रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एट फर्स्ट पोजीशन, at first position to form fructose 1,6 बिसफॉस्फेट। तो उससे क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बेटा ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है और ये हेक्सोज डाइफॉस्फेट है। इसमें 6 कार्बन 1 फॉस्फेट है, इसमें 6 कार्बन 2 फॉस्फेट है। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एट फर्स्ट पोजीशन दिस टाइम टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम। कौन सा है बेटा, मैग्नीशियम डिपेंडेंट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएफके। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है पीएफके, क्योंकि ये जो स्टेप है ये एक तरह का रेट रेगुलेटिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो स्टेप 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप। और इस स्टेप में खास बात याद रखना कि ये स्टेप जो है ये इनहिबिट होता है एटीपी और सिट्रेट से। तो ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट होता है, इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड सिट्रेट। तो अगर एटीपी या सिट्रिक एसिड रहेगा तो ये स्टेप स्लो हो जाएगा। तो एक तरह का रेट रेगुलेटिंग स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप, जिसमें जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है एटीपी से और सिट्रेट से। एटीपी अगर ज्यादा तो ये थर्ड स्टेप नहीं होता है उतनी बार। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस के 3 स्टेप देख लिए। पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज में 6th पोजीशन पे फॉस्फोरिल लगा, एटीपी से फॉस्फोरिल आया तो ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन सा था, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे आइसोमेराइजेशन हुआ तो क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें एटीपी नहीं लगा। ठीक है, और याद रखो कि यहां पे सिंपल आइसोमेराइजेशन है और एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब फॉस्फोरिल लगा, लेकिन कौन से पोजीशन पे लगा, 6th पे तो ऑलरेडी है, नया कहां लगा, फर्स्ट पोजीशन पे लगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दिस टाइम एट फर्स्ट पोजीशन टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखो इसके पास 6 कार्बन 1 फॉस्फेट, इसके पास 6 कार्बन 2 फॉस्फेट। तो दूसरा फॉस्फेट 6 पे नहीं लगा, फर्स्ट पे लगा। फर्स्ट 6 पे तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नया फॉस्फेट लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अच्छा अभी तक अगर आप नोटिस करो तो एटीपी में एटीपी लग रहा है। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरिल लग रहा है एटीपी। रेस्पिरेशन में शुरुआत में ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कंज्यूम होता है और बाद में एटीपी बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे एक चीज लिखेंगे, एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे। सो यू कैन राइट डाउन रुपया, पैसा, डॉलर, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो नोट। क्या है नोट, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टेप्स में एटीपी जो है कंज्यूम होता है, एटीपी इज इनिशियली कंज्यूम्ड, एटीपी इज इनिशियली कंज्यूम्ड। कौन कौन से स्टेप्स में बेटा, इन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, पहले और तीसरे स्टेप में, इन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप एटीपी क्या होता है, कंज्यूम होता है। इसलिए शुरुआत वाले फेजेस को, शुरुआत वाले स्टेप को हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टेप भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टेप भी बोलते हैं। शुरुआत में फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी कंज्यूम होने की वजह से फर्स्ट और थर्ड स्टेप को हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टेप भी बोल रहे हैं। ठीक है, सो इनिशियली एटीपी इज कंज्यूम फर्स्ट इन फर्स्ट स्टेप, देन इन थर्ड स्टेप। एक ग्लूकोज पे, एक ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने तक 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। और अगर आप नोटिस करो तो जो एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम करने वाले एंजाइम है जिसमें फॉस्फेट इधर उधर होता है, उनके नाम में काइनेज होता है। ठीक है, और जनरली वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम होते हैं। तो ये जो काइनेज है ये फॉस्फेट इधर उधर कर रहा है, काइनेज है। नेक्स्ट अभी ये दूसरा वाला देखो, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ये भी फॉस्फेट इधर उधर कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 3 स्टेप में क्या बन गया, एक ग्लूकोज से
एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और इसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो गए। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो देखो आगे की कहानी क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप में क्या होता, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो थर्ड स्टेप में बना है अभी अभी, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है और कितने फॉस्फेट है बेटा, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 2 फॉस्फेट है। ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक हो जाएगा। और जनरली मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लिसिस होता है। एक एंजाइम होता है अल्डोलेज, उसके प्रेजेंस में इसका लिसिस होता है बेटा, लिसिस। लिसिस का ये मतलब है कि वाटर यूज नहीं होता ब्रेक करने में। अगर वाटर यूज होता ब्रेक करने में तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते, और यहाँ पे वाटर नहीं यूज हो रहा है तो यहाँ पे लिसिस है, ठीक है। सो अल्डोलेज जो है ये इसका क्या करता है, लिसिस करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का लिसिस करता है। तो दो रिलेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है जो अल्डिहाइड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो कीटोन होता है। तो जो अल्डिहाइड है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको मजाक में पागल बोलते हैं, 3 इडियट, 3 PgAl, ठीक है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एक कीटोन होता है, मतलब ये अल्डोज शुगर और ये कीटोज शुगर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कौन सा कीटोन बनता है, वो बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है ये बेटा कितने कार्बन के होंगे, ये 6 कार्बन 2 फॉस्फेट के हैं, और ये दोनों इसी से तो बन रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वाले जो है इसको हम लोग DHAP भी बोलते हैं शॉर्ट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। याद रखो कि ये जो है 3 कार्बन का है और अल्डिहाइड है, तो ये अल्डोट्रायोज है, ठीक है। और ये 3 कार्बन है लेकिन कीटोन है, तो ये कीटोट्रायोज, कीटोट्रायोज, ठीक है। इसका एक नाम और है बेटा, इस वाले का एक नाम और है, वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसी का एक नाम और है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑल्सो नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में G3P लिख सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और इस वाले का एक नाम और है ग्लिसरोन फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज ग्लिसरोन फॉस्फेट, ग्लिसरोन फॉस्फेट, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, अभी फोर्थ स्टेप हम लोग यहां पे देख रहे हैं। देखो अभी तक थर्ड स्टेप हो चुका था जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना था। अभी जो फोर्थ स्टेप है वो एक तरह का लिसिस है, ठीक है। तो स्टेप 4 जो है वो लिसिस है, और स्टेप 4 में क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का है। कितने का है, 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का। लेकिन ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये 3 कार्बन 1 फॉस्फेट के, मतलब ये वाला भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है, और ये वाला भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों जो है ट्रायोज है, बोथ ऑफ देम आर 3 कार्बन, लेकिन दोनों के पास एक एक फॉस्फेट भी है। तो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो टूटा और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब हेक्सोज शुगर टूटी और 2 ट्रायोज शुगर बने। बेटा ये दोनों शुगर क्या है बेटा, ट्रायोज शुगर है, और ऑब्वियसली ये ट्रायोज शुगर नेटिव फॉर्म में नहीं है बल्कि फॉस्फेट डेरिवेटिव के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है इसका लिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ बेटा, लिसिस हुआ, और इस लिसिस से क्या बना, इस लिसिस से बना ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन के शुगर के डेरिवेटिव्स बने, ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट बने। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इस स्टेप में क्या हुआ। तो स्टेप नंबर 4 में आखिर क्या हुआ,
इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस नहीं, लिसिस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू प्रोड्यूस ट्रायोस फॉस्फेट। बेटा 3 कार्बन के शुगर के फॉस्फेट बन रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट्स। कौन कौन से ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं? एक ट्रायोस फॉस्फेट कौन है, पीजीएल या फिर G3P बोलो उसको। दूसरा वाला कौन है, DHAP। तो ट्रायोस फॉस्फेट कौन कौन से हैं, PGAL जिसको हम लोग G3P भी बोलते हैं, और दूसरा वाला कौन सा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा एक अल्डोट्रायोज है और एक कीटोट्रायोज है, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 शुगर बनी, मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन की 2 शुगर फॉस्फेट बने। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले तो 2 पॉइंट नोट करो। पहला बात क्या है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, ये लिसिस है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और राइट हैंड साइड पे जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट बने। कैसे बने, हाइड्रोलिसिस से बने या लिसिस से बने? आंसर इज लिसिस से बने। नेक्स्ट, ये जो पीजीएल और डीएचएपी है ये आपस में आइसोमर्स है। तो ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको रिलेट करके समझाऊं तो वो ये है कि डीएचएपी से आगे चल के ग्लिसरॉल बनता है। बेटा डीएचएपी से आगे चल के कई सारे स्टेप्स में ग्लिसरॉल बनता है, और ग्लिसरॉल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, लिपिड होता है। तो याद रखो कि डीएचएपी जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट करता है ग्लूकोज को। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में तो लिपिड नहीं बनाना है, ग्लाइकोलिसिस में तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाने हैं। तो पायरुविक एसिड कौन बना सकता है इन दोनों में से, ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरॉन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन? तो याद रखो ये वाला पायरुवेट बनाता है आगे चल के, और ये वाला आगे चल के पायरुवेट नहीं बनाता बल्कि लिपिड बनाता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ डीएचएपी इनटू पीजीएल। मतलब देखो इसके एक से इसका एक बना और इसका एक बना, लेकिन ये वाला भी इधर आ गया, मतलब इस वाले ने भी पलटी खा के बना लिया पीजीएल, ठीक है। तो ये वाला हो गया 0 और ये वाला 1 नहीं हो गया, 2 हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 और ये वाला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्थ स्टेप में एक मॉलिक्यूल इससे एक पीजीएल बन रहा और एक डीएचएपी बन रहा। लेकिन फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि पीजीएल बन जाता है डीएचएपी से, मतलब डीएचएपी इज आइसोमेराइज्ड इनटू पीजीएल। तो जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, वो है आइसोमेराइजेशन। क्या है बेटा, आइसोमेराइजेशन, ठीक है, ऑफ डीएचएपी इनटू पीजीएल, ठीक है। और यहां पे जो एंजाइम है ये एंजाइम होता है ट्रायोस फॉस्फेट का आइसोमेरेज, मतलब दोनों ट्रायोस फॉस्फेट है इनको आइसोमेराइज करता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में एक डीएचएपी से एक पीजीएल बनाना हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप तो लिसिस था, और फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ऑफ डीएचएपी इनटू पीजीएल, ठीक है। इस वजह से एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ये दोनों एक एक तो बनते हैं, लेकिन नेट क्या होता, 4 और 5 स्टेप मिला के क्या होता, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल बन जाते पीजीएल के। सो आइसोमेराइजेशन ऑफ डीएचएपी इनटू पीजीएल रिजल्ट्स इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल पर ग्लूकोज। तो इस तरह से पर ग्लूकोज से एक नहीं 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के बन जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा एक बार कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के लिसिस से फोर्थ स्टेप में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये वाला मॉलिक्यूल पायरुवेट नहीं बनाता, ये वाला मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल बनाता, तो ये लिपिड की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर ग्लाइकोलिसिस करना है तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाने होंगे, तो उसके लिए एक तो डीएचएपी से बनेगा पीजीएल और एक पहले से बना पीजीएल।
तो ये ले दे करके एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीएल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एंजाइम है बेटा ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो यहां पे जो एंजाइम होता है आइसोमेराइजेशन का 5th स्टेप का, वो क्या है? ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं पीजीएल के, ठीक है। कितने स्टेप्स में बेटा? 5 स्टेप में। तो मैं क्विकली यहां पे लिख दे रहा हूं, एक ग्लूकोज से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एक ग्लूकोज से n नंबर ऑफ स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में, ठीक है, क्या बन चुके हैं? 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है। ये 3 कार्बन एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 PgL। और इस प्रोसेस में फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी लगे बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या लगे हैं? टोटल 2 एटीपी लग चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको अभी तक जो हम लोगों ने देखा, इसको आप बोल सकते हो अभी तक एटीपी बना नहीं है, तो अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से 5 स्टेप्स में अभी तक 2 मॉलिक्यूल बन चुके 3 PgL के, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। अब यहां से एक एक करके जो स्टेप्स होंगे उनमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनेंगे। तो अभी जो है ये इन्वेस्टमेंट के बाद अब एनर्जी रिलीजिंग फेज चालू हो चुका है, ठीक है। तो 3 PgAl से देखो बेटा, ये अल्डिहाइड है। क्या है ये? अल्डिहाइड है, ठीक है। 3 PgL क्या है? अल्डिहाइड। अभी क्या होगा कि अल्डिहाइड से एसिड बनेगा, ठीक है, बना देते हैं। जो 3 PgL है इससे बनेगा 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको हम लोग 3 PGA भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर अल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन है। ये 6th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ये ऑक्सीडेशन है। इसमें बेटा अल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकलेगा। देखो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है ना, ये होता है ना, ठीक है। और एसिड ग्रुप क्या होता है? COH होता है, COH होता है ना, ये होता है ना, ठीक है। तो पहले ये हाइड्रोजन निकलेगा तब ना यहाँ पे O लगेगा, ठीक है। तो याद रखो कि ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जाएगा। इस केस में किसको जाता है? NADH को जाता है। तो ये रहा NAD+ और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। NADH में NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। यहां पे आप बोल सकते हो कि NAD+ जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NAD+ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इस स्टेप में अगर एक चीज और नोटिस करो आप, तो यहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक्चुअली नहीं बनता, यहां पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक है। यहां पे क्या बनता है बेटा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता, यहां पे बनता है एक्चुअली है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 6th स्टेप है। और अगर आप नोटिस करो तो यहां पे एक फॉस्फेट है, लेकिन यहां पे अगर देखो तो बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है। तो इस वाले केस में कितने फॉस्फेट होते बेटा? कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट। 3 कार्बन 2 फॉस्फेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से फॉस्फेट आएगा। इस बार फॉस्फेट एटीपी से नहीं आता, बल्कि कहां से आता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में मीडियम से आता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में मीडियम से आता है। कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे, क्योंकि एक PgAl को एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए एक फॉस्फेट लगेगा और 2 को 2 बनाने के लिए 2 लगेगा। तो इस केस में 2 फॉस्फेट मीडियम से आते हैं, ठीक है। और यहां पे एंजाइम होता ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको याद करो, PgL को ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट भी बोल रहे थे ना, तो यहां पे एंजाइम होता ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, इसको 6th स्टेप बोलते हैं।
इसमें अगर आप देखो तो PgAl अल्डिहाइड से एसिड बन रहा है। अब अल्डिहाइड से एसिड बनने को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते, तो स्टेप 6 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl इंटू मतलब अल्डिहाइड इंटू एसिड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और इस स्टेप में अगर आप नोटिस करो तो NaDH बन रहा है, और ऑब्वियसली ये स्टेप 2 बार होगा तो NaD वाला भी 2 बार बनेगा। ठीक है ना, तो एक PgAl से एक बिस PGA बनने में एक NaDH बनेगा और 2 से 2 बनने में 2 NaDH बनेगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl इंटू 1,3 बिस PGA, ठीक है ना, बनेगा। और यहां पे फॉस्फेट ATP से नहीं आएगा, मीडियम से आएगा, तो यूजिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एंजाइम G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसको आप PgAl डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो क्योंकि इसने अल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकाला ना, तो इसको आप PgAl डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट PgAl डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, नेक्स्ट अब बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 7th स्टेप में ATP बनता है बेटा। 7th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ATP बनेगा। तो 7th स्टेप में क्या होगा, 7th स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ATP बनेगा और 1 वाला जो फॉस्फेट है वो निकल जाएगा। देखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसको यहां पे 1,3 लिखना चाहिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 जगह पे फॉस्फेट है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। तो अभी फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाएगा, 3 वाला बचा रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं 3PGA। क्या बोलते हैं, 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3PGA। और यहां पे क्या याद रखना है कि ADP इस बार क्या बनेगा बेटा, ADP से ATP बनेगा, ADP से ATP बनेगा। और फॉस्फेट कहां से आएगा, फर्स्ट फॉस्फेट ऑफ 1,3 बिस PGA से फॉस्फेट ADP को लगेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में एक चीज और याद रखो कि एक नहीं 2 ATP बनेंगे, एक क्योंकि एक ग्लूकोज पे ये 2 बार होगा ना, तो 2 ADP से 2 ATP बनेंगे क्योंकि ये सब कुछ जो है PGA के बाद यहां से ऊपर से 2 बार हो रहा है PGL के बाद से। ठीक है, तो 2 बार ADP से ATP बनेंगे। ADP से ATP इस तरह से जब बनता है किसी रिएक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो स्टेप नंबर 7 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं SLP। SLP बोले तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और यहां पे ये याद रखो कि यहां पे बेसिकली 1,3 बिस PGA है जिससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि यहां पे बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो स्टेप का नाम लिख लो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, ADP का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, ADP में फॉस्फोरिल आके लगा, कहां से, फर्स्ट पोजीशन ऑफ 1,3 बिस PGA से, तो वो क्या बन गया, ATP बन गया। एट द सेम टाइम इससे एक फॉस्फोरिल निकल गया, तो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। बेटा ये वाला जो है, इसके पास 3 कार्बन 2 फॉस्फेट है और इस वाले के पास 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हो, 3 कार्बन 2 फॉस्फेट से 3 कार्बन 1 फॉस्फेट बन गया, और एक जो फॉस्फेट निकला वो किसको चला गया, ADP को, और उससे वो ATP बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू प्रोड्यूस ATP। यहां पे ये जो एंजाइम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है लेकिन इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं
बिस पीजीए काइनेज या फिर पीजीए काइनेज। इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज या फिर पीजीए काइनेज, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 7th स्टेप में पहली बार एटीपी बना है। अभी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमेराइजेशन होगा और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो 8th स्टेप में क्या होगा, आइसोमेराइजेशन होगा और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि ये सेम है, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, बस पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो 8th स्टेप सबसे आसान स्टेप्स में से एक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन किसका, आइसोमेराइजेशन 3 पीजीए का, और क्या बन रहा है 2 पीजीए। सो बेसिकली फॉस्फेट जो है वो 3 फॉस्फो से कहां आ जाएगा, 2 फॉस्फो पे आ जाएगा। मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन से कहां आ जाएगा, 2nd कार्बन पे आ जाएगा। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है, जिसको आप फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमेरेज भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन है। 8th स्टेप इज आइसोमेराइजेशन ऑफ isomerization of 3-phosphoglyceric acid into 2-phosphoglyceric acid, ठीक है। सो 3-phosphoglyceric acid से 2-phosphoglyceric acid बनता है। 8th स्टेप क्या है, आइसोमेराइजेशन है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आया बेटा, उसके बाद आया 9th स्टेप, और 9th स्टेप में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। सो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है 2-फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, 2-फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, जिसको हम लोग 2-पीईपी भी बोलते हैं, या कभी कभी फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड बोल के पेपा भी बोलते हैं, पीईपीए, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ऑब्वियसली यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है, एक 2nd कार्बन से और एक लास्ट कार्बन से H और OH निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाती है, ठीक है ना। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है। ये जो 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड है, इसको बनाने वाला जो एंजाइम है इसका नाम है इनोलेज। इनोलेज बेसिकली डिहाइड्रेशन है, तो ये डिहाइड्रेटेज है एक तरह का। ये कैसा एंजाइम है, ये डिहाइड्रेशन कराने वाला एंजाइम है, तो इसको हम लोग डिहाइड्रेटेज भी बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक वाटर नहीं 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो 9th स्टेप है बेटा, 9th स्टेप ये डिहाइड्रेशन का स्टेप है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 9th स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन। इसको आप एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड to produce 2-phosphoenol pyruvic acid, 2-PEP, in presence of enolase, इनोलेस, ठीक है। सो इनोलेज एक तरह का डिहाइड्रेटेज एंजाइम है जो H और OH निकालता है 2nd और 3rd कार्बन से, और यहाँ पे 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड से बन जाता है बेटा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। अभी ये जो 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड है ये लास्ट स्टेप में जाएगा, जिसमें एक बार फिर से एटीपी बनेगा। और लास्ट स्टेप में, ठीक है, क्या होगा, लास्ट स्टेप में 10th स्टेप में क्या होगा कि 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड से 10th स्टेप में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा पायरुविक एसिड का। बेटा ये 3 कार्बन 0 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। तो कहीं ना कहीं जरूर फॉस्फेट जाएगा पीईपी का, तो वो फॉस्फेट किसके पास जाता है, एटीपी के पास जाता है, ठीक है।
तो एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा, क्या बन जाएगा एटीपी। तो स्टेप 10 भी क्या हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो याद रखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू प्रोड्यूस एटीपी। और ऐसा करने में बेसिकली फॉस्फेट आ कहां से रहा है, फॉस्फोरिल आ रहा है सेकेंड फॉस्फोरिल ऑफ 2PEP से आ रहा है। ठीक है, तो यूजिंग फॉस्फोरिल फ्रॉम, जो फॉस्फेट है वो आ कहां से रहा है, यूजिंग फॉस्फोरिल फ्रॉम 2PEP जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और याद रखो यहाँ पे जो एंजाइम, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 एटीपी बनेगा क्योंकि ये रिएक्शन भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई मैग्नीशियम डिपेंडेंट पायरुवेट काइनेज, मैग्नीशियम डिपेंडेंट पायरुवेट काइनेज। तो लास्ट वाला एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में अपने को जो मैंने बेसिक आउटलाइन थी वो तो बता दी। ठीक है, ये 10th स्टेप के नाम समझने जरूरी है। तो अगर मैं जल्दी से एक बार क्विकली इसको रिवाइज करा दूं, ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अगर 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत हो रही, सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज से पहले एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, कुछ नहीं है, ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फोरिल लग रहा है। फॉस्फोरिल कहां से आ रहा है, एटीपी से आ रहा है। ठीक है, सो ग्लूकोज से क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम कौन है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एट 6th पोजीशन। ग्लूकोज में 6th पोजीशन पे फॉस्फोरिल जुड़ा। कहां से आया फॉस्फोरिल, यूजिंग एटीपी। फॉस्फोरिल कहां से आया, एटीपी। कौन से एंजाइम ने लगाया, मैग्नीशियम डिपेंडेंट हेक्सोकाइनेज। याद रखो हेक्सोकाइनेज के 1-2 आइसो एंजाइम और है। एक हेक्सोकाइनेज का आइसो एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, एक और एंजाइम होता है जो सेम रिएक्शन कराता है डिफरेंट टिश्यूज में, वो है ग्लूकोकाइनेज। ज्यादा कॉमन एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, लेकिन याद रखो इसका सेम काम करने वाला दूसरा एंजाइम भी होता है, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है बेटा, आइसोमेराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो मैंने बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला C6H12O6। तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है तो उनके फॉस्फेट भी आपस में आइसोमर होंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आइसोमराइजेशन है। नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से फॉस्फोरिल ग्रुप लगा एटीपी का यूज करके, लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऑलरेडी है, तो दूसरा फॉस्फेट 6 पे नहीं लगेगा, फर्स्ट पे लगेगा। लेकिन फॉस्फोरिल का सोर्स क्या होगा, एटीपी। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, वंस अगेन फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पहला वाला फॉस्फोराइलेशन ग्लूकोज का था 6th पोजीशन पे, दूसरा वाला जो थर्ड स्टेप का फॉस्फोराइलेशन है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एट फर्स्ट पोजीशन टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एंजाइम क्या है बेटा, मैग्नीशियम डिपेंडेंट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। रिमेंबर पीएफके एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट रेगुलेटरी एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस का मेन रेगुलेटरी एंजाइम है। वैसे तो हेक्सोकाइनेज भी रेगुलेटरी एंजाइम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम पीएफके है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। वो इसलिए क्योंकि ये एटीपी से और सिट्रेट से इनहिबिट होता है, एएमपी और एडीपी से स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तो याद रखो कि ये एटीपी के जो कंज्यूम हो रहे हैं, ये अगर एटीपी ज्यादा होगा तो ये स्टेप कम होगा, क्योंकि ये पीएफके हाई एटीपी से इनहिबिट होता है। सो ग्लाइकोलिसिस का रेट मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है पीएफके। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आएंगे 4th स्टेप पे। तो 4th स्टेप पे आने से पहले याद रखो कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हुआ, तो ये मेन इन्वेस्टमेंट स्टेप है। इनिशियली एटीपी कंज्यूम होता है, एक एटीपी फर्स्ट में और दूसरा एटीपी थर्ड स्टेप में। इन दोनों स्टेप को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टेप, और अभी तक फेज को हम लोग जनरली बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। तो बेटा एक ग्लूकोज से
एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने में 2 एटीपी लग जाते हैं, ठीक है। और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। फोर्थ स्टेप में इसका लिसिस होता है, ये टूटता है बेटा, हाइड्रोलिसिस नहीं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं यूज हो रहा, इसका लिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो ये टूटेगा, 6 कार्बन 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटेगा, तो 3 कार्बन 1 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, एक कीटो ट्रायोज है, एक अल्डो ट्रायोज है। बेटा इसका नेचर है कि ये लिपिड की तरफ जाता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में अपने को ग्लिसरॉल नहीं बनाना, लिपिड नहीं बनाना, ग्लाइकोलिसिस में अपने को पायरुविक एसिड बनाना है। उसके लिए जो डीएचएपी बना है, इसको भी ग्लिसरॉल बनाना जरूरी है। तो ऑल्दो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पीजीएल और डीएचएपी दोनों बनते हैं, लेकिन डीएचएपी भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीजीएल में। आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनने हैं तो डीएचएपी का भी पागल होना जरूरी है। ये पागल है, ये पीजीएल है, और ये डीएचएपी है, डीएचएपी का भी पागल होना जरूरी है। अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनाने हैं तो डीएचएपी से पीजीएल बनना जरूरी है। तो इस तरह से फोर्थ और सिक्स्थ स्टेप मतलब लिसिस और आइसोमेराइजेशन को मिला करके अगर देखा जाए तो फिफ्थ स्टेप होने के बाद एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से एक नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के बन जाते हैं। बेटा इसको 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसी को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो एक ग्लूकोज से 5 स्टेप में 2 एटीपी यूज करके 2 मॉलिक्यूल बन गए पीजीएल के। अब जो पीजीएल बना है, ये पीजीएल अब आगे इन्वेस्टमेंट जो हुआ है एटीपी का उसको रिकवर करेगा, ठीक है। मतलब ये जो पीजीएल है इससे अब चीजें बनेंगी, ठीक है। तो ये तो ग्लूकोज की कहानी थी। तो ग्लूकोज से अभी तक क्या हो चुका है? 5 स्टेप्स में एक ग्लूकोज से क्या बन चुका है? 2 मॉलिक्यूल 3 पीजीएल का। और इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेप में याद रखो 2 एटीपी कंज्यूम हुआ है, ठीक है। अब सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा कि जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, जो पीजीएल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब अल्डिहाइड से एसिड बनेगा। लेकिन नोटिस करो इसमें 3 कार्बन 1 फॉस्फेट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 3 कार्बन 2 फॉस्फेट है। मतलब एक फॉस्फेट भी लगेगा, लेकिन इस बार एटीपी से नहीं लगेगा, मीडियम से लगेगा, ठीक है। एनीवेज, तो 2 मॉलिक्यूल 3 पीजीएल के कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिस पीजीए में, पीजीएल में नहीं, पीजीए में अल्डिहाइड से क्या बन जा रहा है? एसिड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? Oxidation of aldehyde into acid using inorganic phosphate, but this time inorganic phosphate is not used from ATP but from medium, ठीक है। और इसी स्टेप में NAD प्लस से क्या बनता है? NADH। ऑफ कोर्स ये भी जो है 2 बनेगा। सो 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस से 2 मॉलिक्यूल NADH बनेगा। NAD प्लस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ले रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप ऐसे बोल सकते हो कि PgAl NAD का रिड्यूसिंग एजेंट है और NAD PgL का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा अगर आप नोटिस करो तो सिक्स्थ स्टेप में NADH बना, 2 बना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। देखो इसमें 2 फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 1 फॉस्फेट, इसके फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट ADP को जाएगा और ATP बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इसमें याद रखो ये बन रहा है, एटीपी बन रहा है, तो इसमें एटीपी बनता है 7th स्टेप में। एक नहीं बेटा 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि ये स्टेप 2 बार होगा। अभी पीजीएल के बाद सारे स्टेप कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे। नेक्स्ट आएगा 8th स्टेप, ये आइसोमेराइजेशन है, 3 पीजीए से 2 पीजीए, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट आएगा 9th स्टेप, ये डिहाइड्रेशन है। इसमें जब हम लोग स्ट्रक्चरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन एनीवेज यहाँ पे डिहाइड्रेशन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 पीजीए से बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है। और याद रखो ये इनॉल फॉर्म है, तो इसमें जो है डिहाइड्रेशन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है? अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे 1 फॉस्फेट है, यहाँ पे 0 फॉस्फेट, तो फॉस्फेट ट्रांसफर होगा फॉस्फोरिल ग्रुप किसको? एडीपी को, और एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। इस तरह से 10th स्टेप में भी एटीपी बनता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो आप याद रखो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बना और कब कब बना, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप ऐसे लिख सकते हो कहीं पे, इंपॉर्टेंट स्टेजेस। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है? एटीपी यूज कब कब हुआ बेटा? एटीपी यूज हुआ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। NADH कब बना? इसको कोई ऐसे भी बोल सकता है, NAD+ का रिडक्शन कब हुआ? NADH प्रोड्यूस कब हुआ? कौन से स्टेप में? याद करो, 6th स्टेप में। ठीक है। और इसको कोई ऐसे भी बोल सकता है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, एटीपी प्रोड्यूस कब हुआ? एटीपी प्रोड्यूस हुआ 7th एंड 10th स्टेप में। 7th एंड 10th स्टेप में। तो याद रखो कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी यूज होता है। कितना यूज होता है? टोटल 2 यूज होता है, लेकिन बनता कितना है? बनता है 4। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में बनता कितना एटीपी है? 4 एटीपी। तो यूज कितना हो रहा है? 2 एटीपी। बन कितना रहा है? 4 एटीपी। तो एटीपी ग्रॉस कितना बना? कोई ऐसा पूछे टोटल एटीपी कितना बना, तो 4 एटीपी। और अगर कोई ऐसे पूछे एटीपी नेट कितना बना, नेट एटीपी कितना बना? 2 एटीपी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज में 2 लगा भी तो। नेक्स्ट आप एक बात ये भी याद रखो कि जो 7th एंड 10th स्टेप है जिसमें एटीपी बनता है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप भी बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने एटलीस्ट ग्लाइकोलिसिस का एक सिंप्लीफाइड मॉडल देख लिया। ठीक है। इन कमिंग लेक्चर्स वी विल सी अ मोर स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो कि जरूरी है कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए। So we'll build our concept further on glycolysis by looking at a complicated but important and relevant structural pathway of glycolysis, जिसमें हम लोग molecular structure के साथ देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ जा रहा है। Thank you so much for watching. I hope you have made notes anyway. I hope you will also solve all the assignments and I'll see you in the next video.